Hello and good morning everyone. I welcome you all at Aduverse News Analysis. Today is 12 June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Aduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज cookies to boycott peace panel over CM's presence. Now we have two article related with मणिपुर. एडिटोरियल सेक्शन में भी हमारा एक आर्टिकल है मणिपुर से रिलेटेड, तो हम यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट वी विल डिस्कस दिस वन. साइक्लोन बिपार जॉय सेट टू हिट कच्छ गुजरात गियर्स अप. वी ऑल नो दैट कि IMD ने यहाँ पे क्या किया था, फोरकास्ट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारे अरेबियन सी में क्या आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है. तो इस साइक्लोन का नेम क्या है, बिपारजॉय. आपको इसका नाम याद रखना है. इसकी नेमिंग इस बार किसने दी है, बांग्लादेश ने. एक्चुअली जब नेमिंग दी जाती है तो IMD जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर 13 कंट्रीज आती हैं जो क्या करती हैं यहाँ पर हर साल, मतलब कि हर साल यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के द्वारा नेम दिए जाते हैं और उसको अल्टरनेटिव वेज में इन नेम्स को जो भी साइक्लोन्स आते हैं उसे यहाँ पर रखा जाता है. इससे पहले हमने देखा था हमारा साइक्लोन मोका आया था, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में आया था. अभी अरेबियन सी में आया था, जैसे कि हम बात करते हैं ये आपका होता है इंडिया, यहाँ पर आपका है बे ऑफ बंगाल और दिस साइड इज अरेबियन सी. अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है फिर से कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन बनने की फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती हैं, नेमिंग ये कैसे की जाती है. तो अगर हम वर्ल्ड की साइक्लोन की बात करते हैं, साइक्लोन के लिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था. अगर आपने प्रीवियस यहाँ पे डिस्कशन हमारे देखे हैं तो उसमें हमने कई बार साइक्लोन के बारे में डिस्कशन किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए. साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं, साइक्लोन इज अ रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया. इसमें आपको 3 फेवरेबल कंडीशंस चाहिए. क्या क्या, पहली तो ये आपकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, एक लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए. लार्ज वाटर बॉडी का मतलब आपका यहाँ पे या तो सी होना चाहिए या फिर ओशन होना चाहिए. दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ जाता है, टेम्परेचर. टेम्परेचर 27 डिग्री से कितना होना चाहिए, हाई होना चाहिए. 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29, 30 डिग्री. ओके, इससे यहाँ पर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए. थर्ड फैक्टर इसमें क्या आता है आपका, कोरोलिसिस फोर्स. कोरोलिसिस फोर्स की बात करते हैं. कोरोलिसिस फोर्स क्या होता है, हमारी जो अर्थ होती है वो एक एक्सिस पर रोटेट करती है. हमारी एक्स जो अर्थ है वो किस पर, ऐसे ऐसे रोटेट करती है अपनी ही एक्सिस पर. तो इस रोटेशन के कारण क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं क्या, कोरोलिसिस फोर्स कहते हैं. ओके, तो ये 3 फेवरेबल कंडीशन जब होंगी तो यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है. अब एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं साइक्लोन का फॉर्मेशन होता कैसे है. अभी ये आपकी लार्ज वाटर बॉडी हो गई. इस वाटर बॉडी में क्या होता है, टेम्परेचर यहाँ पर हाई है. टेम्परेचर जब हाई होता है तो जो वाटर बॉडी से जो वाटर है वो वाटर वेपर बनकर ऊपर उड़ जाता है. ये जो वार्म वाटर है ये आपका क्या होने लगता है, वेपराइज होकर ऊपर जाने लगता है, क्योंकि वो गर्म हो गया है. और जब गर्म हो जाता है तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लाइट वेट हो जाता है. और जब लाइट वेट हो जाती है, जब एयर यहाँ पर हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती है. अब देखिए ये आपकी वाटर बॉडी है, यहाँ पर आपकी ऊपर की तरफ एयर जा रही है, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है. अब यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है ना, एक एरिया यहाँ पर क्रिएट हो जाता है. तो इसको यहाँ पे फिल करने के लिए आसपास की जो कोल्ड एयर होती हैं वो यहाँ पर आपकी आती हैं. ठीक है, आसपास की जितनी भी कोल्ड एयर आती हैं इस स्पेस को यहाँ पर फिल करने की कोशिश करती हैं. जब यहाँ पर वो आती है तो वो भी क्या होती है, टेम्परेचर हाई होने के कारण वो वार्म अप हो जाती हैं और ऊपर जाके यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगता है. अब यहाँ पर ही साथ में ही क्या है आपका, कोरोलिसिस फोर्स होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक सर्कुलर फॉर्म यहाँ पर बनने लगता है. मतलब कि बहुत ही क्या होने लगता है, ये जो पूरी एयर जाती है, जो क्लाउड्स यहाँ पर बनते हैं, तो कोरोलिसिस फोर्स के कारण यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन में ये चीजें होने लगती हैं और ये इतना ज्यादा इतनी स्पीड में हो जाता है जिससे यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोन, मतलब ये इस तरीके से ये साइक्लोन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है. फिर ये यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे जो आपकी वाटर बॉडी है यहाँ से चलते 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 कहाँ जाती है, आपके लैंड पर यहाँ पर गिर जाती है. तो अभी जो साइक्लोन बिपरजॉय आया है इसको हमने क्या देखा, सेट टू हिट कच्छ. अब यहाँ पर कच्छ जो है गुजरात के साइड में आपने देखा होगा, तो वहां पर कच्छ में क्या होने वाला है, ये हिट करने वाला है, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं, गुजरात में बहुत सारे, मतलब कि यहाँ पर रेनफॉल हमें देखने को मिला है. अब साइक्लोन से यहाँ पे 2-3 चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हैं. पहली चीज क्या, एक तो साइक्लोन अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है. उसके बाद सेकंड क्या आता है आपका, नेमिंग. साइक्लोन की यहाँ पे नेमिंग कैसे की जाती है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आता है. तीसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट. जब इस तरीके के साइक्लोन्स आते हैं तो इससे बहुत ज्यादा आप देखते हैं लोगों का डिस्प्लेसमेंट होता है, जान मान की यहाँ पे हानि होती है.
ये बहुत ही ज़्यादा डिजास्टरस होता है। तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का भी यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका टॉपिक आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोस्टल एरियाज होते हैं, तो हमें यहाँ पर पता है कोस्टल एरियाज आर द प्रोन टू डिजास्टर्स लाइक साइक्लोन। ओके, अब ये आपका क्या, कोस्टल एरियाज मतलब वो एरिया जो किसी वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी से क्या है, सराउंडेड है, उन्हें हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। अब वी नो दैट कि आपका यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आते थे इन कंपेरिजन टू अरेबियन सी। बट आज के टाइम पर, प्रेजेंट टाइम में हम क्या देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में तो साइक्लोन्स आपके आ ही रहे हैं, अरेबियन सी में भी क्या हो रहा है, साइक्लोन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अरेबियन सी का जो वाटर है वो भी क्या होने लगा, वार्म हो रहा है, और जिसके कारण यहाँ पर अरेबियन सी में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हुई। अब डिजास्टर मैनेजमेंट से हमने ये देखा, जैसे कोस्टल एरियाज हैं, तो हम यहाँ पर क्या चीजें कर सकते हैं, जिससे कि हम इसका जो साइक्लोन्स आते हैं तो इससे हमारा ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा हार्मफुल ना हो। तो आप यहाँ पर मैनग्रोव के बारे में आपने सुना होगा, मैनग्रोव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये साइक्लोन्स को रोकने के लिए। उड़ीसा ने इसने बहुत अक्सर, आप उड़ीसा का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, उड़ीसा ने बहुत ही अच्छे इसमें काम किया है। एक बार यहाँ पे उड़ीसा में बहुत ही खतरनाक वाला आपका साइक्लोन आया था, उसके बाद उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने मैंग्रोव्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया, और तब से हम क्या देखते हैं कि जो मैंग्रोव्स होते हैं वो साइक्लोन को रोकने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट से आ गया। अब नेमिंग की बात करते हैं। वर्ल्ड में टोटल 6 सेंटर्स है। कितने टोटल, यहाँ पे 6 सेंटर है। उस 6 सेंटर में एक हमारा कौन सा है, IMD, जो इंडियन ओशन रीजन है, नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन। तो वहां को जो IMD इज द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर। यहाँ पर हमारे 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स है वर्ल्ड में। इट मैंडेट टू इशू एडवाइजरी एंड नेम ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडियन ओशन। अब IMD की बात करते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ये इन 6 सेंटर्स में से एक सेंटर है जो कि नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में साइक्लोन्स, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, फोरकास्टिंग जो होती है वो कौन करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। इस सेंटर के अंडर टोटल हम बात करते हैं कितने, 13 मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, 13 मेंबर्स हैं। आप इनका नाम देख सकते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE एंड येमेन। तो दीज आर द 13 कंट्रीज कम अंडर द IMD। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर साल नेमिंग की बात करते हैं, हर साल ये जितनी भी 13 कंट्रीज हैं एक एक नाम सजेस्ट करती हैं, और यहाँ पर वो नाम ऐसे होने चाहिए, मतलब कि किसी रिलीजन से बेसिस पर ना होने चाहिए, जनरल न्यूट्रल होने चाहिए। इस तरीके के नाम यहाँ पर सजेस्ट करने होते हैं, और हर साल अल्टरनेटिव वेज में इन कंट्रीज के द्वारा जो नाम सजेस्ट किया जाता है, नाम लिस्ट दी जाती है, फिर इस तरीके से जो साइक्लोन्स आते हैं उनकी नेमिंग की जाती है। अब बेनिफिट्स क्या होते हैं कि हम साइक्लोन्स का नाम क्यों रखते हैं, इससे हम क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए। देखिए, नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हेल्प द साइंटिफिक कम्युनिटी, डिजास्टर मैनेजर्स, मीडिया एंड जनरल मासेस टू आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल साइक्लोन। जब हम किसी चीज की यहाँ पर नेमिंग करते हैं तो उससे हम उस चीज को क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब जैसे इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, अब सभी का नाम एक ही होगा तो हमें तो पता है कि सारे ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि ये इससे यहाँ पर डिफरेंट है। अगर हम नेमिंग कर देते हैं तो हमें यहाँ पे एक डिफरेंस पता चल जाता है कि हाँ ये मतलब कि पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल साइक्लोन्स होता है या फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करता है डेवलपमेंट में, रिमूव कंफ्यूजन इन केस ऑफ साइमल्टेनियस अक्रस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर अ रीजन। अब हमें ये पता है कि बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे साइक्लोन्स आते हैं। अब एक ही साल में मान लीजिए 2 साइक्लोन्स आ गए, और अगर हमने नेमिंग ही नहीं की तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर नेमिंग की जाती है। ओके, तो आई होप आपको नेमिंग कैसे की जाती है ये आपको पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज particulate pollution increasing in राजस्थान cities से CSE रिपोर्ट। तो यहाँ पर CSE की रिपोर्ट आई है और उन्होंने मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये कहा है कि राजस्थान की जो सिटीज है वहां पर जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे उदयपुर, जोधपुर, जयपुर की बात की जाए तो वहां पर 24% से जो पॉल्यूशन है वो कितना हो चुका है, आपका 51% हो चुका है। क्यों हो रहा है, स्पेशली इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका यहाँ पर जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाईली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं, ये किससे निकलता है, आपका जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं और जो व्हीकल्स होते हैं तो उसके थ्रू यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो air pollution is the presence of compound air pollutants in the atmosphere that are hazardous to human health and health of other living things.
और इम्पेयर द क्लाइमेट और मटेरियल्स। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हमारे एयर में प्रेजेंट है जिसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ड्यू टू दैट यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है उनकी हेल्थ को क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। इवन जो अदर लिविंग थिंग्स हैं उनकी भी हेल्थ को क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा रहा है। उसे हम कहते हैं क्या, एयर पॉल्यूशन। इसको आप जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन से यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है, तो आप देखेंगे अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पार्टिकुलेट बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो दीज आर द पॉल्यूटेंट्स ड्यू टू दैट एयर पोल्यूशन कॉस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की बात करें, दे दैट डायरेक्टली कॉज एयर पोल्यूशन आर नोन एज प्राइमरी। जो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन को कॉज करते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, और दोज दैट आर प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग एंड इंटरेक्शन ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और यहाँ पर जैसे कि सेकेंडरी की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। ओके, तो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये हम मान लीजिए एक प्राइमरी प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या हुआ, रेन मिक्स हो गई। रेन मिक्स हो गई तो इससे क्या होता है, आपकी एसिड रेन होती है। तो इसमें यहाँ पर दो चीजें, जब यहाँ पर मिक्सिंग के बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है वो भी एक तरीके से पॉल्यूशन ही कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूशन हो जाता है। ओके, सॉरी, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यहाँ पर होता है। ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं तो बिलोंग्स टू वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव गैसेस नोन एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव गैस होती है। इसकी इफेक्ट्स की बात करते हैं, हेल्थ में आपकी इफेक्ट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे एसिड रेन होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन वाटर बॉडीज। जो वाटर बॉडीज होते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन पॉल्यूशन ऑफन रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, आपका यूट्रोफिकेशन होता है, द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन क्या होता है आपका, कि जो वाटर बॉडीज होती है वहां पर एल्गीज की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। एबनॉर्मल ग्रोथ मतलब कभी ज्यादा यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, कभी बहुत ही कम ग्रोथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एल्गी ग्रोथ करना, आपने देखा होगा वाटर बॉडीज में वो ग्रीन कलर की जो आपकी एक लेयर होती है उसे हम एल्गी कहते हैं। और जब ये आपकी लेयर बन जाती है तो इससे क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो सनलाइट को ब्लॉक करती हैं। जब सनलाइट ब्लॉक होती है तो वाटर के अंदर जो यहाँ पर प्लांट्स हैं और एनिमल्स, उन तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती और उनकी लाइफ को क्या करता है, ये हार्म करता है। ओके, इंटेंसिफाई द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी इंटेंसिफाई करता है। लीड्स टू फोटो केमिकल स्मोक, ये फोटो केमिकल स्मोक को यहाँ पर वो करता है। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर होता है। लो रेवेन्यू फॉर फिश फार्मिंग, द प्राइमरी कॉज ऑफ डेड जोन इन एक्वाटिक बॉडीज इन एल्गी ब्लूम। अब एल्गी ब्लूम यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या देखा, अभी क्या हो रहा था, आपका यूट्रोफिकेशन हो रहा था। एल्गी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही थी, जिसके कारण यहाँ पे जो नीचे की जो आपकी ओशनिक लाइफ होती है वो यहाँ पर डेड हो जाती है। जैसे फिश वगैरह होती है, उनको सनलाइट अच्छे से नहीं मिल पाती है। अब जो प्लांट्स हैं यहाँ पर उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, वो ग्रो नहीं कर पाते, तो फिश को उनका फूड नहीं मिल पाता। अब जब इनको फूड नहीं मिला तो हाउ कैन दे सर्वाइव। ओके, इससे क्या होता है, जो फिश फार्मिंग होता है उसका रेवेन्यू लॉस होता है। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल की बात करते हैं तो मैंडेटरी नीम कोटेड यूरिया प्रोडक्शन। आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है बहुत ज्यादा, जो कि इम्पैक्ट करता है हमारी मतलब कि जो ओशनिक लाइफ है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हम जो मतलब फर्टिलाइजर्स हैं, जो हम बात करते हैं किसकी, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स है उसके प्लेस पर हम नीम कोटेड जो यूरिया है उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर आ सकते हैं, भारत स्टेज नॉर्म्स, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इन सारी चीजों के थ्रू हम नाइट्रोजन का जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज मणिपुर अ रूड रिमाइंडर ऑफ नॉर्थ ईस्ट टेंशन। अब यहाँ पे मणिपुर की बात नहीं की जा रही, स्पेशली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलती है, ट्राइबल पीपल्स यहाँ पर देखते हैं। और जितने ज्यादा यहाँ पर ट्राइबल पीपल होंगे, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग होंगे, उनके बीच में उतना ही क्या होगा, आपका कन्फ्लिक्ट होगा। ये तो आप सभी को पता है। और मणिपुर का क्या केस है, हमने इसको कई बार डिस्कस किया। क्या क्या केस है, आपकी दो ट्राइब्स हैं, एक मीती कम्युनिटी के पीपल हैं और दूसरे यहाँ पे कुकी ट्राइब्स हैं। और यहाँ पर दोनों क्या डिमांड कर रही है, मीती कम्युनिटी को ये कहा गया कि एसटी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, है ना। मीती कम्युनिटी आर डिमांडिंग फॉर द एसटी स्टेटस। तो कुकी जो ट्राइब्स हैं, कुकी जो कम्युनिटी के ट्राइब्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके प्रोटेस्ट में है कि नहीं, उन्हें एसटी स्टेटस प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप उन्हें ये स्टेटस प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा कि उन्हें भी, हमें रिसोर्सेज जो है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा। और जब इस तरीके का रिसोर्सेज का क्या होगा, हमारा जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर रिसोर्सेज के क्रंच है, जब अगर हमने रिसोर्सेज में इनको भी दे दिया तो हमारे पास क्या ही बचेगा। ठीक है,
तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिर्फ यहाँ पे मणिपुर की बात नहीं की गई, नॉर्थ ईस्ट में पूरा टेंशन आपका चलता ही रहता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इनके इन लोगों के बीच में यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट होता रहता है। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं कि ये जो मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि वहाँ वो इंडिया का एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे जो नेशंस है उससे यहाँ पर जैसे चाइना का बॉर्डर लगता है, आपका बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, म्यांमार का यहाँ पर बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो जो वेरियस यहाँ पे कंट्रीज हैं उसमें यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन से यहाँ पे बॉर्डर लगते हैं। अगर इस रीजन में टेंशन होती है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इस रीजन में स्टेबिलिटी को लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ा फैक्टर तो आपका चाइना ही आ जाता है, ठीक है। अगर इस रीजन में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इन लोगों के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कहाँ से आते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, हम देखते हैं माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ भी जैसे कि बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, म्यांमार में कुछ होता है, तो लोग माइग्रेट करके कहाँ आते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन, क्योंकि वो उनको उस साइड से क्या पड़ता है, पास पड़ता है, तो उस रीजन में ही आते हैं। तो ये सारे हमने कन्फ्लिक्ट्स की बात करी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में टेंशन को क्या करना होगा हमें, ये जो टेंशन्स हैं इसके लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर एक मैकेनिज्म लेकर आना होगा जिससे हम इसको क्या कर सके, दूर कर सके। अब हम दिल्ली की बात करते हैं, स्पेशली अगर देखिए इस रीजन में टेंशन्स क्यों होते हैं, क्योंकि हम उस रीजन का जो कल्चर है और वहाँ की जो इथनिसिटी है उससे यहाँ पर अवेयर नहीं है। वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो लोग ज़्यादा इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ का जो कल्चर है, इथनिसिटी कन्फ्लिक्ट यहाँ पर मेनली होते रहते हैं। अब अगर दिल्ली में कोई पीपल बैठा है तो उसको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता होगा। तो दिल्ली को क्या होना होगा, स्पेशली यहाँ पे सेंटर की बात की जा रही है कि दिल्ली को मतलब सेंटर को यहाँ पे न्यूट्रल अप्रोच लानी होगी। कैसे अप्रोच लेकर आनी होगी, एक न्यूट्रल अप्रोच लेकर आनी होगी। अभी हमने देखा था कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी मणिपुर में विजिट उन्होंने किया और उन्होंने थ्री मेंबर कमेटी को यहाँ पर बात करी कि हम क्या करेंगे, थ्री मेंबर कमेटी को यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि यहाँ पर जो भी इश्यूज है उनके जो इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, अब इसमें ये है लास्ट में कि हमें क्या करना होगा, नाउ विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट नॉर्थ ईस्ट हैज बीन स्पेयर्ड सीरियस वॉयलेंस फ्रॉम सम ईयर्स, द रियलिटी इज दैट इट इज स्टिल अ वॉलेट रीजन। मतलब कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत सारे हमें सीरियस वॉयलेंस देखने को मिलते हैं, बट स्टिल यहाँ पे जो रीजन है बहुत ज़्यादा कैसा है, वॉलेटाइल है। हमें यहाँ पर एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेकर आना होगा, एक ऑप्टिमल पोजिशन पर सेंटर को यहाँ पर आना होगा और न्यूट्रल अप्रोच के साथ यहाँ पर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग से बाहर निकलकर बहुत सेंसिटिविटी के साथ इस रीजन को, मतलब यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको यहाँ पर अप्रोच करना होगा। देखो, अंडरस्टैंडिंग कल्चर फैक्टर आर क्रिटिकल स्पेशली इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द मीटी वर्सेस ट्राइबल डिवाइड इन बोथ द कल्चरल एंड सोशोलॉजिकल फिनोमिना। तो यहाँ पर कल्चरल फैक्टर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब कन्फ्लिक्ट का टाइम होता है उस टाइम पर तो और भी समझ में नहीं आता है कि मतलब इशू क्या है यहाँ पर। ओके, जैसे मीटी वर्सेस यहाँ पे ट्राइबल का डिवाइड है, इसमें क्या है, बहुत कल्चरल और सोशोलॉजिकल फिनोमिना क्या है आपका इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, जो रियलिटी है कन्फ्लिक्ट के यहाँ पे जो डिमांड है उस चीज़ को समझना होगा और एक न्यूट्रल अप्रोच को लेकर सामने बढ़ना होगा, सॉल्यूशन लाना होगा। ओके, तो इस आर्टिकल में देखिए इतना ही था हमारे लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज एम्पलीफाई द सब्जेक्ट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि जो विमेन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका जब हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 एंड 21 में 5th वाले की बात की जा रही है। इसमें ये रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो एडोलेसेंट गर्ल है तो उनमें एनीमिया जो होता है आपका, उसमें 59.1% गर्ल है वो क्या, एनीमिया से यहाँ पर क्या है, डायग्नोस्ड है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया में आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आपका जो ब्लड होता है, ब्लड में आपके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, एक होता है आपका आरबीसी, दूसरा यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और तीसरी यहाँ पे प्लाज्मा होता है। ओके, तो ये जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो नंबर होता है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। इसमें क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का मेनली काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर यहाँ पर क्या करना, पहुँचाना। तो ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, हीमोग्लोबिन और जो
आरबीसी है, इसका जो नंबर जब कम होने लगता है तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जहाँ पर जितनी सफिशिएंट उसको ज़रूरत होती है वो यहाँ पर नहीं मिल पाती, जिसके कारण हम क्या फील करते हैं, हमें यहाँ पर थकान होती है, किसी काम में आपका मन नहीं लगता, हम अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो ये होता है आपका क्या, एनीमिया। और ये क्यों होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन। यहाँ पे आयरन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, यहाँ पे जो फॉलिक एसिड्स होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है, B12 यहाँ पर जब होता है उसकी डेफिशिएंसी से यहाँ पर क्या होता है, आपका एनीमिया होता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि एनीमिया स्पेशली यहाँ पे जो एडोलेसेंट गर्ल है उनमें सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जो पीरियड्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो ये हर महीने होती है। तो जब इनको ब्लीडिंग होती है तो उसके थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लड का क्या होता है, लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है। और उस हिसाब से उनको जो न्यूट्रिशन लेना चाहिए, ये ब्लड लॉस तो हो रहा है, और उस प्रॉपर ब्लड लॉस को, ये जो आपका जो ब्लड लॉस हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए, जो यहाँ पे लॉस हुआ है उसको यहाँ पर फिर से फुलफिल करने के लिए जो न्यूट्रिशन एक डाइट होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, जो एडोलेसेंट गर्ल होती हैं उनमें एनीमिया के जो फैक्टर्स हैं, जो ये चीज़ें हैं और ज़्यादा देखने को मिलती, केसेस देखने को मिलते हैं। ओके, इसी के साथ साथ जो आप एनीमिया को यहाँ पर हम बात करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ये बताया गया था, also having reported 41.9% of school going girls are underweight। यहाँ पर 41.9% जो स्कूल गोइंग गर्ल्स है वो कैसी हैं, अंडर वेट हैं। अब स्पेशली हम बात करते हैं जो सिचुएशन कैसे अराइज हो रही है, तो इसके साथ बहुत सारी चीजें, आपका एक इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ हमारे कुछ कल्चरल नॉर्म्स भी हैं। जेंडर न्यूट्रल जो इन्वायरमेंट है वो हमारे पास नहीं है, हम लैक करते हैं उन चीजों में, जिसके कारण ये जो इम्पैक्ट है, अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए, द इन्वायरमेंटल कंडीशन टू अ कल्चर नॉर्म्स दैट लैक जेंडर न्यूट्रल environment within a household affect the nutrition uptake in adolescent girl। तो यहाँ पर environmental condition आप क्या जाती हैं और वो किससे अटैच हो जाती है, कल्चरल नॉर्म्स के साथ, उसके साथ साथ लैक ऑफ जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट। यहाँ पर एक जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि अगर आपके फैमिली में घर है, फैमिली में क्या देखने को मिलता है, एक गर्ल चाइल्ड है, एक बॉय चाइल्ड है, ठीक है, गर्ल है और एक बॉय है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, बॉयज़ को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि उनको यहाँ पर प्रॉपर खाना मिले, सारी चीज़ें उनको प्रॉपर यहाँ पर मिले। ओके, तो यहाँ पर किसको डिनाई, जो लैक ऑफ जेंडर न्यूट्रल बात कर रहे हैं हम, जेंडर न्यूट्रल इन्वायरमेंट की, उसमें हम क्या करते हैं, लैक करते हैं। अब गर्ल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल, क्योंकि ये जो स्टेज होती है वो डेवलपमेंट की स्टेज होती हैं, और उस टाइम पर प्रॉपर न्यूट्रिशन उन्हें प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे सिर्फ हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से नहीं, हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। इकोनॉमिकली कैसे, अगर यहाँ पर आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड में आपका जो हाफ डिविडेंड है उसमें गर्ल्स जो है, मतलब कि आपकी जो फीमेल है वो यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, फीमेल इसमें आ जाती हैं, और अगर वो ही यहाँ पर वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, हेल्थ कंडीशन मतलब कि उनकी अच्छी नहीं है, तो वो वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो अल्टीमेटली इसमें क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमी है उस पर ये इम्पैक्ट डालेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या जरूरत है, देखिए कि जो पुअरली उनकी बैलेंस डाइट होती है गर्ल्स की, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सामने आती हैं, जैसे कि लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट। आपकी अगर तबीयत सही नहीं है तो आप क्या पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से, नहीं। इसमें क्या होता है कि अब जब हमारा लोअर एजुकेशनल अटेनमेंट होता है, हमने यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो इससे क्या होता है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, एक इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंट लेटर इन लाइफ। तो यहाँ पर जब हमने अच्छी पढ़ाई नहीं करी तो उसके साथ यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है। अंडर नरिश्ड जो एडोलेसेंट गर्ल है उसमें जो हाई रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीज होती हैं, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसके कारण अल्टीमेटली किसको लीड करता है, आपका हायर हेल्थ केयर बर्डन को लीड करता है, जिसके कारण जो बोथ फैमिलीज और कम्युनिटीज़ को इसका बर्डन क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है। देखिए, अभी हमने यहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू पे जो हमारी डाइट है उस पर फोकस नहीं किया, हम क्या हुए, बीमार हुए तो आप कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे। तो ये जो हेल्थ केयर का जो बर्डन आ रहा है किसके ऊपर आ रहा है, आपकी फैमिली के ऊपर और आपकी कम्युनिटी के ऊपर आ रहा है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर आनी होगी, जैसे कि हमारे वेरियस यहाँ पे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, जैसे कि पोषण 2.0, जिसमें हमने क्या किया है, इस स्कीम में न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, स्पेशली गर्ल्स को। RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम
है ना। तो इसमें भी हमने ये एडोलेसेंट ओरिएंटेड स्कीम है, तो ये वेरियस स्कीम्स हम लेकर आए जिसमें हम स्ट्रॉन्गर अवेयरनेस को फैला रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकें, जो न्यूट्रिशन एजुकेशनल प्रोग्राम को लेकर आया जा रहा है, सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को लेकर आए, जिससे कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर डिमांड फॉर फूड एडॉप्शन प्रैक्टिसेस हैं उसको भी हम क्या करें, इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखिए सर, ठीक है, हम यहाँ पे वेरियस स्कीम्स को लेकर तो आ रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर एक रूटीन ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स की होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें कि जो वेरियस स्कीम्स है उसको मॉनिटर किया जाए, उसको प्रॉपर इसका इम्प्लीकेशन हो। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, हमारे पास स्कीम्स तो होती हैं बट उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो ये सबसे पहले क्या है, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो पर्टिकुलर स्कीम का। ओके, तो एक होलिस्टिक डेटा लेकर आना होगा, उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना होगा ओवरऑल जो मेंटल और फिजिकल वेलबींग है, इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री की ये हमें ज़रूरत है। तो इसमें यहाँ पर जो गर्ल्स होती हैं, फीमेल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए उनकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। एनीमिया के बारे में हम देख लेते हैं, ये क्या होता है, कंडीशन इन विच रेड ब्लड सेल्स और देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इनसफिशिएंट टू मीट फिजियोलॉजिकल नीड अ वेरी बाय एज, सेक्स, एल्टीट्यूड, स्मोकिंग, प्रेगनेंसी स्टेटस। तो यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण आपको क्या होता है, एनीमिया होता है। ये क्यों होता है, आपका जो फोलेट होता है, विटामिन B12, विटामिन ए, इन सारी डेफिशिएंसीज के कारण आपको एनीमिया यहाँ पर होता है। ओके, नेक्स्ट मूव अब देखिए विशियस साइकिल में कैसी है, आपकी यहाँ पे लो इनकम होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपकी लो इनकम है, उससे आप इनएडिक्वेट यहाँ पे खाना मतलब प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, इससे क्या होती है, आपकी जो हेल्थ है वो खराब होती है। हेल्थ खराब होती है तो फिर से आपकी लो प्रोडक्टिविटी होती है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं तो आप काम कैसे करेंगे, आपकी जो प्रोडक्टिविटी कम होती है तो आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, लो वेजेस मिलते हैं। आपके यहाँ पे लो वेजेस मिले तो फिर से आपकी इनकम कैसे होगी, लो हो गए। इसलिए हमारी हेल्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, अगर इस विशियस साइकिल से, पॉवर्टी की और हेल्थ की इस विशियस साइकिल से बाहर आना है तो हेल्थ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फोकस करना होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज गवर्नर कैन नॉट इनडेफिनेटली होल्ड बैक बिल्स। अब इसमें आप सभी को पता है गवर्नर वाला जो इशू है, वेरियस स्टेट्स में हम क्या देख रहे हैं, गवर्नर जो है बिल पर होल्ड लगाकर बैठे हैं, है ना, उसको में अपना जो एसेंट देना चाहिए वो एसेंट नहीं दे रहे हैं। अब गवर्नर का अगर हम रोल की बात करते हैं तो द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कंप्राइजेस ऑफ गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में क्या होते हैं, आपके गवर्नर होते हैं और आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहां पर सिंगल हाउस होता है। और अपर हाउस की बात करते हैं तो वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपकी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। अब क्या हो रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली से यहाँ पर क्या होता है, बिल पास होते हैं और गवर्नर के फाइनल एसेट के लिए जाता है, बट गवर्नर यहाँ पर हम बहुत सारे केसेस देख रहे हैं कि जो उस बिल पर कोई भी अपना एसेट नहीं देते हैं। अब यहाँ पर दो आर्टिकल्स आ जाते हैं, आर्टिकल 164 क्लॉज 2 के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 200 के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 200 क्या कहता है, आर्टिकल 200 की अगर बात कर रहे हैं तो गवर्नर इज प्रेजेंटेड विद अ विल, ही कैन ईदर गिव हिज एसेंट और विदहोल्ड इट और रिटर्न टू द बिल विद सर्टेन सजेशन। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो गवर्नर को उस बिल में एसेट देना होगा, अपना मंजूरी देनी होगी, या फिर उस बिल को क्या कर सकते हैं, सजेशन के लिए मतलब कि कुछ सजेशंस के साथ उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से उस बिल को क्या करती है, मतलब उसको पास करके गवर्नर के पास भेजती, तो इस कंडीशन पर यहाँ पर गवर्नर के पास ही मैंडेटरी हो जाता है कि वो इस बिल को क्या करे, एक्सेप्ट करे। ये चीज हो गई। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल 164 की बात की गई है। 164 क्लॉज 2 क्या है, सॉरी 163 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डिसीजन ऑफ द कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर कैन एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मिनिस्टर्स ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली परमिट्स देम टू डू सो। यहाँ पे वेरियस केसेस भी आते हैं, आपका शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अंडर आर्टिकल 163 क्लॉज 2 के अंदर जो भी है, प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर यहाँ पे आप डिस्क्रिशन मतलब कि अपनी जो एक्सरसाइज, उनकी जो ड्यूटी है, उसको पावर उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, उन्हें परमिट किया गया हो, जब उन्हें परमिशन मिली होगी तभी वो क्या कर सकते हैं, ये उसके बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको फिर से कहा गया है कि क्या होता है, गवर्नर एक्सरसाइज डिस्क्रिशन ओनली विद द रिगार्ड टू वेदर बिल और टू बी रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और नॉट। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 200 में 3 प्रोविजंस हैं कि वो तो अपना एसेंट दें,
ठीक है, बिल को दूसरा या फिर क्या करें, रिकंसिडरेशन के पास भेजें, या फिर तीसरा वो प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेजें। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला प्रोविजन है, प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के पास भेजें, ये क्या होता है, गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, तो इसको वो क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये उनके पास क्या होता है, रिजर्व होता है। तो द इम्पोर्टेंट because the court has also held that Article 163 clause 2 has to be understood in the context of Article 163 clause 1, meaning only those matters where the Constitution expressly permits the governor to act autonomously cannot be challenged before the court of law। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 163 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 163 क्लॉज 3 की बात की गई है, जिसमें ये कहा कि ये वाला जो हमारा प्रेसिडेंट के पास हम जो बिल को भेज रहे हैं, तो ये उन्होंने क्या किया, अपने डिस्क्रिशन के साथ किया, बट ऐसा उन्हें आर्टिकल 200 में क्या है, मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन किया गया है, इसलिए इस चीज को वो क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बस यही चीज है कि वो चीज कब गवर्नर जो है अपना डिस्क्रिशन कब दिखा सकते हैं, जब उनके पास ये राइट हो, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें यहाँ पर परमिशन दी हो। तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ही था, इसके बारे में देखिए देख लेते हैं कि 163 क्या होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर्स, तो यहाँ पर 163 क्या कहता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, गवर्नर को एड और एडवाइस करते हैं। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his function or any of them in his discretion। तो क्लॉज 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वो एडवाइस करते हैं गवर्नर को। दूसरा इफ क्लॉज 2 की बात करते हैं, तो इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर एनी मैटर इज और इज नॉट अ मैटर एज रिस्पेक्ट विद द गवर्नर इज बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर मतलब कि उनको मैंडेट करता है कि गवर्नर हाँ इस चीज पर क्या कर सकते हैं, अपना डिस्क्रिशन दे सकते हैं। द डिसीजन ऑफ द गवर्नर इन हिज डिस्क्रिशन शैल बी फाइनल, तो वहां पे जो गवर्नर है उनका डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, फाइनल होगा। एंड द वैलिडिटी ऑफ द एनीथिंग डन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी कॉल्ड इन द क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट ही ऑट और ऑट नॉट हैव एक्टेड इन हिज डिस्क्रिप्शन, और इनका जो एक्शन है उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लॉज 2 आता है। क्लॉज 3 की भी बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, और यहाँ पर जो भी मतलब कि एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा गवर्नर्स को, वो कोर्ट में क्या है, इंक्वायरी उसकी नहीं होती है। आर्टिकल 200 क्या होता है, आप सभी को पता है कि गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो क्या करें, बिल को एसेट प्रोवाइड करें, विदहोल्ड करें या रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 200। ओके, तो इसमें बस यही है कि गवर्नर की पोजीशन आ जाती है। इससे क्या होता है, अब इसको किस चीज से आप रिलेट कर सकते हैं। पहला, सेंटर और स्टेट का रिलेशन, सेंटर और स्टेट रिलेशन, क्योंकि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, सेंटर से ही अपॉइंट होते हैं। तो कई बार ये कहा जाता है कि गवर्नर क्या करते हैं, स्टेट के जो मैटर्स होते हैं उस पर क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, काम करने में यहाँ पर रोक लगाते हैं। ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन आ गया। दूसरा यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो गवर्नर की जो पोजीशन है उस पर हम क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें 2 ही क्वालिफिकेशंस लिखी गई हैं। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और उनके 35 ईयर्स क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशंस को हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, तो हमने इसको यहाँ पर गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस की। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक्चुअली ये छोटी छोटी न्यूज है, ऐसी आज कुछ भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। इसमें इंडिया इज लीडिंग द वर्ल्ड इन एवरी फील्ड सेज स्पीकर ओम बिरला। हमारे जो स्पीकर है वो कौन है, ओम बिरला। उन्होंने अभी कहा, बात करते हैं किसकी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड 20 यहाँ पर हुआ, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया है वो हर फील्ड में, हम बात करते हैं किसके, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, सोशल इम्पैक्ट, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ कम्युनिटी एम्पावरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड एजुकेशन, हर एक फील्ड में इंडिया आज के टाइम पर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जयशंकर होल्ड टॉक्स विद जर्मन ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर। यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनकी जो बातचीत हो रही है किसके साथ, जर्मन ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स के साथ। यहाँ पर G20 की डेवलपमेंट मिनिस्ट्रल मीटिंग हो रही है। तो ही हेल्ड स्ल्यू इन मीटिंग ऑन द मार्जिन्स ऑफ द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन वाराणसी। वाराणसी में आपकी ये मीटिंग हो रही है। बायलैटरल रिलेशंस, पार्टनरशिप, कोऑपरेशन ऑन डेवलपमेंटल इशूज वर डिस्कस्ड। तो यहाँ पर क्या क्या डिस्कशन हुआ है, बायलैटरल रिलेशंस पर, कि किस तरीके से जो
हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको इंप्रूव किया जाए, पार्टनरशिप, कॉपरेशन, डेवलपमेंट इश्यूज पर यहाँ पर ये बातें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। ओके, तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो को ऐसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।